Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to my channel, Mr. Medico. Today we are going to discuss about our first drug, that is anti-hypertensive drugs. तो इंट्रोडक्शन हमने फार्मा का कर लिया था, जिसमें हमने फार्माकोडायनेमिक्स भी पढ़ा था, फार्माकोकाइनेटिक्स भी पढ़ा। उसके बाद जो एंटागोनिज्म होते हैं और एगोनिस्ट होते हैं उसको भी पढ़ा। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स थी, जिस तरह स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हो गया, और उसके बाद क्या कहते हैं लोडिंग डोज हो गया, मेंटेनेंस डोज हो गया, थेरेपेटिक विंडो हो गया। तो ये सब हमने अपनी वीडियोस में कर लिया था। एक मोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था और बता दिया था कि क्या क्या था, और इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी कि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में वो टर्म्स का मतलब क्या है। तो आज सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में ये सारी ड्रग्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए, वरना मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश यही होगी कि एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूँ। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ब्लड प्रेशर है क्या। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू है 120 सिस्टोलिक, ठीक है, और लेस देन 80, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है ना। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो 120/79 है, ठीक है। उसके बाद हम जो ब्लड प्रेशर है वो इंटरमीडिएट या मीडियम या स्टेज 1 में डिवाइड होता है, और सीवियर और हाई, और हम कह सकते हैं कि स्टेज 2 में डिवाइड होता है। जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है उसकी जो वैल्यू है वो है 130, 80 मिलीमीटर ऑफ Hg, but less than, but less than 140/89 is considered as stage 1 hypertension. अब स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या होता है? स्टेज 2 हाइपरटेंशन वो है जो कि ग्रेटर देन 140/89 से हो। फॉर एग्जांपल लेट मी अज्यूम 140/19, दिस वैल्यू इज कंसिडर्ड एज द स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है उसके लिए मेडिकेशन या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट उसके लिए भी रिक्वायर्ड है, और सीवियर के लिए तो ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। तो आज जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो एंटी हाइपरटेंसिव में यूज होने वाली ड्रग हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हम सबको पढ़ेंगे, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, सबके कंपेंसेटरी इफेक्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो उसकी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, जो सार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, उसको हम लेकर उस सीक्वेंस को लेकर हम चलेंगे। सबसे पहले हम जो करेंगे वो डायूरेटिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सिम्पैथोप्लेगिक्स ब्लोकर्स हो, ठीक है। सिम्पैथोप्लेगिक्स ब्लोकर्स, है ना। उसके बाद हम करेंगे वैसोडाइलेटर्स, उसके बाद हम करेंगे एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, इसमें एस इनहिबिटर्स, और उसके बाद आर्ब्स आ जाते हैं, टेंसिन एंटागोनिस्ट, और एक और इसकी रेनिन इनहिबिटर्स हैं। वो भी आई थिंक एंजियोटेंसिन में ही कंसीडर होते हैं, लेकिन एक हम चलो अलहदा से लिख लेते हैं, रेनिन इनहिबिटर्स।
जो आज हम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश तो होगी कि सब कुछ कवर करवाऊं, लेकिन देखते हैं कि आज कितना कवर होता है। होप करूंगा कि आधे घंटे की वीडियो में सारा कवर हो जाए, और अगर ना हुआ तो जो रिमेनिंग होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो सबसे पहले है डायोरेटिक्स। अब डायोरेटिक्स की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। अब इनका फंक्शन क्या है? These drugs lower blood pressure by reduction of blood volume। अब ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? डायोरेटिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है? डायोरेटिक्स का जो मेन फंक्शन है वो जो एक साल्ट और वाटर की रिटेंशन हो रही होती है, ठीक है, जो साल्ट और वाटर की किडनी में रिटेंशन हो रही होती है वो नहीं होती। डायोरेटिक का फंक्शन क्या है कि ये जो वाटर है हमारी किडनीज में उन उसको जो है वो रिलीज करता है, साल्ट की रिटेंशन उसको मिनिमाइज करता है, और जो वाटर की रिटेंशन होती है उसको भी मिनिमाइज करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से जो वाटर और सॉल्ट है वो एक्सक्रीट हो। उससे क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसका डायरेटिक्स का जो मैकेनिज्म, सबसे पहले तो हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि है कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हैं थैज़ार्ड्स आते हैं, ठीक है। अब इनकी ड्रग्स आगे थायराइड्स की कौन कौन सी ड्रग्स हैं? पहली तो है क्लोरथैलिडोन, ठीक है। जो दूसरी है वो है हाइड्रोक्लोरोथैज़ाइड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जो इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है लूप डायूरेटिक्स। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? इसकी एग्जांपल फ्यूरसमेड है, या हम फ्यूरसमाइड कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो जो थायराइड है, अब ये कब रिकमेंड होते हैं? रिकमेंडेड फॉर फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन, फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन, ठीक है। और जो फ्यूरसमाइड है ये जो है ये सीवियर हाइपरटेंशन में यूज रिकमेंड होती है, ठीक है। जिसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आल्सो इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में भी यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो डायोरेटिक्स हैं ये रिटेंशन जो होती है साल्ट एंड वाटर की किडनीज में वो उसको मिनिमाइज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो वाटर और जो सॉल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है और ऑटोमेटिकली जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। अब इसका मैं मैकेनिज्म एक्शन एक फ्लो चार्ट में बनाऊंगा। हमने ये डायरेटिक्स दिए, चाहे थायराइड है चाहे लो डायरेटिक्स है, ठीक है ना। होता क्या है, मिनिमाइज कर देता है रिटेंशन ऑफ salt, especially Na, sodium and water। डिक्रीज हुआ ये,
उसके बाद क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम आल्सो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो जारी बात है हमारा जो बीपी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लास है वो है सिंपैथोप्लेगिक्स। होप के डायबिटीज के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब हमने बात करनी है सिंपैथोप्लेगिक्स। अब ये कौन सी ड्रग है? Sympathoplegics are those drugs which interfere with sympathetic autonomic nervous system to control cardiovascular function। और क्या होता है, रिडक्शन ऑफ वन और मोर वेनस टोन, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ द हार्ट, कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब ये जब ये सारे फंक्शन होंगे तो इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है कोई ना कोई अगर फंक्शन डिक्रीज होगा तो इसका फंक्शन डिक्रीज होगा, तो इसका फंक्शन आगे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, चाहे वो हार्ट रेट स्लो हो जाए, या कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है वो स्लो हो जाए, या वेनस टोन है जो वो जिसको हम कहते हैं कि जो वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाएं, जो कि कंस्ट्रिक्ट हुई होती हैं, जो वेनस टोन से मुराद कंस्ट्रिक्ट हुई होती है, तो वो डायलेट हो जाएं तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा हाई। और जो कार्डिक आउटपुट है वो अगर उसका उसका जो टाइम पीरियड है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए तो ऑलरेडी जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी आगे फर्दर सब क्लासेस हैं जिनमें सबसे पहले है बैरोरिसेप्टर्स सेंसिटाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। अब बैरो रिसेप्टर्स सेंसिटाइजिंग एजेंट्स, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एक ही एग्जांपल है वो है वेराट्रम एल्कलॉइड्स। अब इसका फंक्शन क्या है, ये बैरोरिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है उनको इंक्रीज कर देता है, और जो सेंसिटिव नर्व्स हैं और जो सिंपैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका जो आउटपुट है उसको रिड्यूस कर देता है। और होता क्या है कि आउटफ्लो डिक्रीज हुआ है तो लिहाजी बात है जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा, लेकिन these drugs are considered as obsolete drug। अब obsolete ड्रग क्या होती हैं? obsolete ड्रग्स वो होती हैं जिनका अब क्लिनिकल यूज नहीं हो रहा था। क्यों नहीं क्लिनिकल यूज हो रहा था? क्योंकि इन ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो इंक्रीज होता है या हाई होता है, जिसकी वजह से ये अब फर्दर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनका हाइपरटेंशन से कुछ हटकर किसी डिजीज के लिए यूज होती हूँ, ठीक है ना, उनका फंक्शन है जिस तरह मोआ अभी हम पढ़ेंगे, मोनोअमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये हाइपरटेंशन के लिए यूज़ नहीं होते, लेकिन ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए ये ड्रग यूज़ हो रही है। तो जो ऑब्सोलीट ड्रग्स हैं उनके बारे में हम सिर्फ उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, क्योंकि उसका फर्दर कोई जो क्या कहते हैं फंक्शन या वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको सिर्फ हम पढ़ेंगे, एक मरतबा नज़र दोहराएंगे। अब दूसरी जो एग्जांपल है वो है sympathoplegics that act on the nervous system। sympathoplegics that acts on सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, पॉन्स पे ये इफेक्ट करता है, जिस जो हमारा ब्रेन स्टेम है उधर इफेक्ट करता है, और जो ब्रेन स्टेम में पॉन्स होता है उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है अल्फा 2 सिलेक्टिव एगनिस्ट। कौन कौन से हैं? उनमें है क्लोनिडीन, ठीक है, और इसमें है
मिथाइल डोपा। अब जो क्लोनिडीन है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये इनका भी सेम जो बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स है उनकी तरह ही फंक्शन है कि ये जो सिंपैथिक आउटफ्लो है उसको डिक्रीज करते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हम करेंगे, डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ सिंपैथिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, ये बाय द एक्टिवेशन ऑफ by activation of alpha 2 agonist। ठीक है, ये करता क्या है, जो हमारी वेसल्स हैं, ठीक है ना, उनको डायलेट कर देता है। आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है, प्लस जो वेस्कुलर टोन है वो डिक्रीज कर देता है, जिसका मतलब कि जो वेसल्स हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई हैं वो वेसल डायलेट हो जाती हैं। जो मेजर इनका कंपेंसेटरी इफेक्ट है वो सांस रिटेंशन है। ठीक है ना, और एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि इसका क्लोनिडीन अगर हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो अगर हमने सडन डिसकंटिन्यू कर दिया उस ड्रग को, फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं ना पेशेंट्स, ये लोग होते हैं, वो देखते हैं कि हमने मेडिसिन एक टैबलेट ली है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो चुका है, तो वो अपनी मेडिसिन को कंप्लीट नहीं करते। तो होता क्या है, वो जब सडन डिसकंटिन्यूस करते हैं तो वो रिबाउंड हाइपरटेंशन, अचानक से उनका हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है, विच मे बी सीवियर। ठीक है ना, और उस रिबाउंड हाइपरटेंशन को हमने कंट्रोल करने के लिए दोबारा से हमने कोलोनिन देनी होती है, या तो हमने अल्फा ब्लोकर्स हैं जैसा कि फिंटोलामिन वो देनी होती है। ठीक है ना, अब इसका हम करेंगे सडन डिसकंटिन्यू रिबाउंड हाइपरटेंशन। इसकी मैनेजमेंट क्या है, री इंस्टीट्यूशन ऑफ, या हम दोबारा से कोलोनिन देंगे, री इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लोनिडीन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्फा और अल्फा ब्लोकर्स सच एज फिंटोलमिन और थेरेपी ऑफ अल्फा अल्फा ब्लोकर्स सच एज फिंटोलमिन। ठीक है, अब आ जाओ मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा क्या है, बेसिकली जो मिथाइल डोपा है वो प्रोड्रग है, और प्रोड्रग के बारे में मैंने बताया हुआ है कि प्रोड्रग्स वो होती हैं जो कि मेटाबलाइज होने के बाद एक्टिव होती हैं। अब एक्टिव क्या से होती हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल डोपा को DBH एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डोपामीन ब्लोकर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये कन्वर्ट करता है मिथाइल डोपा को अल्फा मिथाइल डोपा। अब होता क्या है, जो मिथाइल अल्फा मिथाइल डोपा है वो करता है हमारी ब्रेन स्टेम पे जाकर वर्क या एक्शन करता है। उसके बाद क्या होता है, जब वहां से उसको सिग्नल्स मिलते हैं तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है या हमारा जो सिंपैथिक आउटफ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, और डिक्रीज होने की वजह से जो हमारी वेसल्स हैं वो वैसो डायलेट हो जाती हैं, तो लिहाजी बात है हमारा जो ब्लड प्रेशर है
वो डिक्रीज हो जाएगा। ये आप MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्फीयरनेस है, इसके कंपेंसेटरी इफेक्ट्स हैं जो मिथाइल डोपा के, जो कि स्फीयर हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हम कह सकते हैं उसे, या कंपेंसेटरी इफेक्ट्स। अब मिथाइल डोपा ना, मिथाइल डोपा काज हिमेटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी, ठीक है ना। क्या कहती है मिथाइल डोपा काज हिमाटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? इसको हम डिटेक्ट करने का एक टेस्ट है जिसे हम कूम्स टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव कूम टेस्ट का मतलब है कि हेमाटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड की एग्लूटिनेशन हो जाती है रेड ब्लड सेल की, और सम पेशेंट्स में जो ये जो है हेमाटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी है, ये में लीड टू हेमोलिटिक एनीमिया। तो आपको एक MCQ आ सकता है कि एक हेपेटाइटिस पेशेंट है, उसका जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है वो इंक्रीज है, ठीक है ना। तो बताओ कि वो कौन सी ड्रग यूज करता, तो आपने आंखें बंद करके मिथाइल डोपा लगा देना है, क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया में जो बिलिरुबिन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सीवियर मिथाइल डोपा का जो सीवियर केस है वो हीमोलिटिक एनीमिया भी है। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में इसके जो नोट्स हैं वो बनाऊंगा, वो दूंगा आपको, उनका लिंक सेंड करूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस लिंक उन नोट्स में ये होगा, एक तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ड्रग ऑफ चॉइस होंगी कि किस कंडीशन में कौन सी ड्रग देनी है हाइपरटेंशन में, और उसके बाद 25 क्लिनिकल सिनेरियोज हैं जो कि सेल्फ जनरेटेड है मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। तो वो आपको मिल जाएंगे एट द एंड, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लीजिएगा, लिंक के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से कोशिश करें, आपको इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह, इस वीडियो के बाद आपको वो MCQs बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और बिल्कुल 100% क्लिनिकल सिनेरियोज है, हाई यील्ड क्लिनिकल सिनेरियोज है, जो MCQs आगे हमारे किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, US में आ सकते हैं, प्लैब में आ सकते हैं, NLE में आ सकते हैं, किसी भी टेस्ट में वो MCQs एज ए क्लिनिकल सिनेरियोज आ सकते हैं। तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, कंसेप्ट दिया हुआ है, और उस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्लिनिकल सिनेरियो जनरेट कर दिया है। तो इंशाल्लाह होप कि आपको इस वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर तो मैंने ये सारी ड्रग्स कंप्लीट कर ली तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी, वरना मैं अगर ये कंप्लीट कर ली तो मैं इसी वीडियो में उसका जो लिंक दे दूंगा, और अगर ना की तो इंशाल्लाह जो मैं इसका सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, उसके बाद उसमें मैं उसको उस लिंक को दे दूंगा, ठीक है। अब मिथाइल डोपा का एक मेन और मेजर फंक्शन भी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लास में, कि ये प्रेगनेंसी में प्रेफर्ड मेडिसिन है, मतलब कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ हमारी फर्दर क्लास है जो कि है गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग्स। अब गैंग्लियन ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ये निकोटिनिक ब्लॉकर्स दैट कैन एक्ट इन द गैंग्लिया आर वेरी एफिकेशियस, बट बिकॉज इनका भी एडवर्स इफेक्ट है, तो लिहाजी बात है ये भी ऑब्सोलीट ड्रग्स कंसीडर हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम इनकी एग्जांपल ज़रूर पढ़ेंगे
के कौन कौन सी एग्जाम्पल है। फर्स्ट में है हेक्सामेथोनियम, सेकंड पे है ट्राइमेथाफेन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को, पावरफुल ब्लड प्रेशर लोअरिंग गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग्स हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका रह नहीं देते हैं क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैंने पहले बताया था कि जो ऑब्सोलेट ड्रग्स होंगे उनके सिर्फ हम एग्जांपल्स करेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाओ डी क्लास। डी है जो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, जो वीडियो देख रहा है वो बाद में मुझे कमेंट में बता सकता है कि उसका आंसर क्या होगा। जो क्लोनिडीन है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक है या प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक है? इसका मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा कि वो प्री सिनेप्टिक है या पोस्ट सिनेप्टिक है। तो मैं वेट करूँगा, जो वीडियो देख रहा है मुझे इस, चाहे गूगल करना हो तो कर लेना यार, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रॉपर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स। तो जो क्लोनिडीन है वो पोस्ट सिनेप्टिक पर का एक्शन करती है या प्री सिनेप्टिक पर, और इसी तरह मिथाइल डोपा का भी है कि मिथाइल डोपा प्री सिनेप्टिक पर करता है या पोस्ट सिनेप्टिक पर। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं रेजरपिन, ठीक है ना, ये एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल है जो डिप्लीट कर देती है, ये जो ड्रग्स हैं ये एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल्स को डिप्लीट कर देती हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है इसमें, जो पहली एग्जांपल है वो है रेजरपिन। ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये डिप्लीट कर देता है और ब्लॉक कर देता है रिलीज ऑफ स्टोर्स, नोर एपिनेफ्रिन जो स्टोर हुई हुई होती है उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक पे ब्लॉक कर देता है या उसकी जो प्रोडक्शन है उसको डिप्लीट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे ग्वानिथिडीन, एंड ग्वानिडल। अब ये क्या करती हैं, कैन लोअर ब्लड प्रेशर, द मेजर कंपनसेटरी इफेक्ट, जो इनका मेजर कंपनसेटरी इफेक्ट है वो साल्ट एंड वाटर रिटेंशन है। ठीक है ना, तो अगर इनका जो मेजर कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स है वो साल्ट और वाटर रिटेंशन है तो भाईजान ब्लड वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करेगा जब वाटर और जो सॉल्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं होगा। तो ये इनकी एफिकेसी ज़्यादा है लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी सीवियर हैं, तो इस वजह से ये जो ड्रग्स हैं वो एब्सोल्यूट कंसीडर होती हैं। उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथिक नर्व टर्मिनल्स की एक और एग्जांपल वो है माओ, जिसको मैंने पिछली मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं। ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है ना, ये भी ऑब्सोलेट कंसीडर होते हैं, लेकिन ये आज भी स्टिल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स।
अब उसके बाद हमने जो बात करनी है वो करनी है नंबर ई पर, वो है एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकर, जिसको हम मोस्टली जिनको हम कहते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर्स, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, तो आज एंटी हाइपरटेंसी में जो एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं उनकी बात होगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं इधर, एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा हम वो पढ़ेंगे, कंपेंसेटरी इफेक्ट पढ़ेंगे, और भी हम बहुत कुछ इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो पढ़ेंगे वो तो अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा ब्लॉकर्स, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स। अब जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उसमें अब फिर कैटेगरीज में आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये आ जाता है अल्फा 1 सिलेक्टिव एजेंट्स। अब इनकी एग्जांपल क्या है? इनकी एग्जांपल है प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेराजोसिन। डोक्साजोसिन एंड टेराजोसिन। ठीक है, ये मॉडरेटली इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं जो कि स्टेज 1 में यूज होती हैं। रिकमेंडेड फॉर स्टेज 1 हाइपरटेंशन। मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा हूँ मेडिसिन से रिलेटेड, ताकि आप किसी भी केस को देखकर, देखो यार मेडिसिन आप फार्मा पढ़ रहे हो तो आपको एक हर छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट के लिए ठीक रहेगी। आप ये नहीं कर सकते कि जो एक माइल्ड किस जिसको माइल्ड हाइपरटेंशन है आप उसको जो डोज है जो कि जो जो भी मेडिसिन है ये फॉर साल्ट है वो आप उसको स्टेज 2 का रिकमेंड करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप कर सकोगे क्योंकि उसके फिर अलहदा साइड इफेक्ट होंगे। तो आपको मैं हर छोटी छोटी बात बता रहा हूँ कि कौन सी रिकमेंडेड किस स्टेज के लिए है, कौन सी नहीं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ दी नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, उनमें जो एग्जांपल आती है वो आती है फेंटोलमिन, और जो दूसरी आती है वो आती है फिनोक्सीबेंजामीन। लेकिन जो ये दोनों हैं फेंटोलामीन और फिनोक्सीबेंजामीन, ये अब यूज़ नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि एक्सेसिव रिफ्लेक्स काज करती हैं टैकीकार्डिया। ये एक्सेसिव रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया काज करती हैं, जिसकी वजह से ये जो है फेंटोलामीन एंड फिनोक्सीबेंजामीन यूज़ नहीं होती या नो या रिकमेंड नहीं की जाती, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, बात याद रखनी है वो ये क्लिनिकल एमसीक्यूज है, ये इसके बारे में बहुत मरतबा एक एमसीक्यूज आ चुका है कि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन काज करता है। अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और ये वो बंदा ये ड्रग यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो एक नया मरीज है हाइपरटेंशन का, उसको डॉक्टर ने जो अल्फा सेलेक्टिव एजेंट्स है लाइक पैराजोसिन, डेक्साजोसिन, टेराजोसिन ये रिकमेंड किए हैं। तो वो जो पहली कुछ डोजेज होंगी वो लेने के बाद जब वो अचानक से उठेगा, जब वो अपने बैठा हुआ होगा या लेटा हुआ होगा और उठ कर खड़ा होगा, तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन फील होगा, वो उसको चक्कर आना शुरू होंगे, अचानक से उसको फील होगा कि मैं बस गिरने लगा हूँ। तो इसका जो एक सीवियर इफेक्ट है वो ये है कि ऑर्थोस्टैटिक
अल्फा सेलेक्टिव काज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसको हम साइनोस्कोप भी कहते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना उधर, साइनोकोप या साइनोस्कोप जो भी था, बट इसको हम ये भी कहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के, भाई ये तो साइनोस्कोप तो हमने पहली बार पढ़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, इसका जो एक और फायदा है अल्फा सिलेक्टिव एड्रेनो रिसेप्टर्स का, जो ग्रीन में है वो मैं मार्क कर रहा हूँ कि इनके फायदे, और जो रेड में है वो जारी बात है इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कुछ और। ये स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देते हैं इन प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है ना। जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स करते हैं। और यूजफुल इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ये हमारे हो गए अल्फा सेलेक्टिव एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर्स में जो हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब आ जाओ जो बीटा ब्लॉकर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये ख़त्म करने के बाद मैं अपनी वीडियो वाइंड अप करूँगा। फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो रिमेनिंग रह चुकी हैं, जिसमें वेसोडाइलेटर्स ही रह गए हैं और एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट और रेनिन इनहिबिटर्स रह गए हैं, सिर्फ ये रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। अब बीटा ब्लॉकर जो हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट में, हैवीली यूज़ होते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये कॉमनली यूज़, हम कह सकते हैं इसे कॉमनली यूज फॉर हाइपरटेंशन। अब इनमें एग्जांपल क्या है, अब देखो यार बुक में ना आपको कुछ एग्जांपल नहीं मिलेंगी, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो किसी एक बुक से पढ़ रहे हो तो आप दूसरी बुक भी देखो, कोई ना कोई आप उसका अल्टरनेटिव रखो, ताकि अगर आपको लगे कि यार हाँ इसमें ये चीज़ मिसिंग है तो आप उस दूसरी बुक से कर लो। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं प्रोप्रानोल, ठीक है। उसके बाद आती हैं एटिनोलोल। जो प्रोप्रानोल है वो प्रोटोटाइप है। उसके बाद एटिनोलोल है, उसके बाद मेट्रोलोल है, ठीक है। उसके बाद कैर्बिडोलोल है, ठीक है। उसके बाद और ड्रग जो है वो लेबिटोलोल है। जो जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो कैटजंग है, तो उसमें जो प्रोप्रानोल, एटिनोलोल, मेट्रोलोल और कार्बिडोलोल पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि जो बाकी जो कार्डियोवैस्कुलर जो ड्रग्स हैं उनमें शायद बीटा ब्लॉकर्स का जिक्र हो, लेकिन जो लेबिटोलोल है वो भी एज ए एंटी हाइपरटेंशन ड्रग यूज होती है, ठीक है। उसके बाद बिजोप्रोलोल है। तो ये देखो, ठीक है ना, इस तरह की जो मेडिसिन या सॉल्ट्स हैं कुछ मिसिंग हो सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी अल्टरनेटिव के तौर पर कोई दूसरी बुक रखें, तो वहाँ से आप कर लिख कर अपनी ये जो आप जो ज़्यादा फॉलो करते हैं बुक में, उसमें आप उस जो एग्जांपल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे फंक्शन करते हैं। जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो प्रो टाइप नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस कार्डिक आउटपुट कर देते हैं, ठीक है ना। और इनका जो मेजर जो सेकंड फंक्शन है वो ये है कि ये जो है रिडक्शन कर देती हैं रेनिन रिलीज में।
हमें पता है रेनिन का जो फंक्शन क्या है। रेनिन अगर इंक्रीज हो तो वो ब्लड प्रेशर को हाई करता है, और अगर वो डिक्रीज हो तो वो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो इसका जो पॉसिबली सेकेंडरी रिडक्शन, फॉर एग्जांपल रेनिन का जो पॉसिबली सेकेंडरी रिडक्शन है वो कौन काज करता है, वो बीटा ब्लॉकर्स काज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है, वो है नेबिवोलोल। ये न्यू बीटा ब्लॉकर है, ठीक है ना। एक्शन क्या है, हमने ऊपर जो बाकी बीका बीटा ब्लॉकर जो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पढ़ लिया। अब नेबिवोलोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा हटकर है। वो ये है कि ये डायरेक्ट वेस्कुलर वेसोडाइलेशन करता है, काज बाय नाइट्रो ऑक्साइड, ठीक है ना, जो कि ये खुद नेबिवोलोल रिलीज करता है। ठीक है, और इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो लेबिटोलोल है एंड कार्बिडोलोल, ठीक है, ये जो है ये इनिशियली जो रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, बट इन chronic यूज देयर एक्शन में बी इंक्लूड अ डिक्रीज इन वेस्कुलर रेजिस्टेंस एज अ कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद मेट्रोप्रोलोल है, कार्बिडोलोल है एंड लिबिटोलोल आर यूज क्रोनिकली एंड आल्सो हैव बेनिफिशियल इफेक्ट इन क्रोनिक हार्ट फेलियर। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो ड्रग्स हैं ये हम स्टेज 2 हाइपरटेंसिव मरीज पेशेंट्स के लिए दे को रिकमेंड कर सकते हैं, और ये उनके लिए भी रिकमेंडेड है जो कि क्रोनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन से गुजर चुके हैं। तो ये जो क्लास है बीटा ब्लॉकर, ये सीवियर हाइपरटेंशन के लिए रिकमेंडेड है। तो होप कि आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी। बाकी जो वेसोडाइलेटर्स रह गए हैं, और जो हमारा एक और आगे एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट, जिसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जिनको हम एस इनहिबिटर्स कहते हैं, और उसकी जो दूसरी क्लास है वो है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जिसको ए आर बीज भी कहते हैं। और उसके बाद जो एक रह जाएगी वो रह जाएगी रेनिन इनहिबिटर्स। तो ये इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल कर लूँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नोट्स हैं उनका एक लिंक आपको दे दूंगा। फिर आप जाकर उस लिंक से अपने जो क्लिनिकल सिनेरियोज हैं उनकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रैक्टिस कर कर ये जो पूरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का जो कॉन्सेप्ट है, या जो भी मेडिसिन है, या जो भी साल्ट है, वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने नोट्स में हर एमसीक्यूज के साथ 5-5 ऑप्शन दिए हैं, और जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा, ये बात याद रखिएगा। और मैंने हर एमसीक्यूज का जो आंसर है लास्ट में मैंने की दी हुई है, और की के साथ मैंने जो करेक्ट आंसर है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो भी हो सके तो आज ही कंप्लीट कर कर आज ही दोनों अपलोड कर दूं, और साथ में जो नोट्स हैं वो भी अपलोड कर दूं, उनका लिंक शेयर कर दूं। और अगर किसी को दिक्कत हो लिंक शेयर करने में तो वो कमेंट में बता सकता है, तो मैं उसको ईमेल भी दे दूंगा। ईमेल में भी वो रब्ता कर सकते हैं मेरी टीम से, तो वो उसको मिल जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।